तो आज हम पढ़ेंगे 9th का साइंस का चौथा चैप्टर मादे की पैमाइश। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कीमियाई इम्तिजाज के कवानीन, जौहर, जसामत, कमियत, गिरफ्त, सालमी कमियत और मोल का तस्वुर, असलिये। अब यहाँ पर जो है वो इसके पहले के 3 सबक हमारे चैनल पर मौजूद है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको मिल जाएगा। अब सबक शुरू करने से पहले कहा गया है कि ज़रा याद कीजिए। तो हम याद करते हैं कि क्या हम इसके बारे में जानते हैं, डाल्टन का जौहरी नज़रिया क्या है। 8-8वीं की किताब में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में हमको दिया हुआ है डाल्टन के जौहरी नज़रिए का एक अहम जुज़, यानी कि मुख्तलिफ अनासर के जौहर एक दूसरे से जुड़कर मुरक्कबात के साल में तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डाल्टन का जौहरी नज़रिया है। इसके बाद सवाल पूछा गया है कि मुरक्कबात किस तरह बनते हैं। इसका भी जवाब आपकी किताब में शॉर्ट में दिया हुआ है कि अनासिर के दरमियान जब कीमियाई तामुलात होते हैं तो उसके नतीजे में मुरक्कबात तैयार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 तारीफ दी गई थी, आप इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। अब इसके बाद में हम अपना टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है अगला, कीमियाई इम्तिजाज के कवानीन, यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर जो 1-2 ये वाला टॉपिक है, और यहाँ पर जसामत, कमियत और गिरफ्त ये जो टॉपिक है, और सालमी कमियत, ये जो है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, और इसका आप हमेशा जो है वो उर्दू के साथ इंग्लिश के भी नाम याद रखिए, ताकि आप 11th में जब साइंस लेते हैं तो उस वक्त आपको काम आएगा। जब वहाँ पर इंग्लिश में टॉपिक लिखे रहेंगे तो अपने आप ही जो है वो आपको टॉपिक के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आपके जहन में आ जाएगा कि ये लॉज ऑफ जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, हमने इसको क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए जो भी टॉपिक का नाम इंग्लिश में दिया जाता है आप उसको ध्यान रखिए, उर्दू के साथ साथ उस टॉपिक को भी आप पढ़िए, आगे के लिए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम यहाँ पर अपना टॉपिक देखते हैं, कीमियाई इम्तिजाज के कवानीन। ठीक है, तो यहाँ पर कीमियाई तामुलात के दौरान अशिया के मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ होती है, यानी जो कीमियाई अमल होता है उसके कवानीन क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है कि कीमियाई तामुलात, यानी कि जब कोई नई चीज़ बनती है तो कीमियाई तामुलात के दौरान अशिया के अंदर जो मादे हैं इनकी तरतीब में तब्दीली होती है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ले लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर H2O यानी कि पानी बनता है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर क्या होती है, अशिया के अंदर मादों की तरतीब बदलती है। अब मादा क्या है, मादा मैटर हम जिसे कहेंगे, तो मैटर यानी मादा क्या है, जो जगह घेरती है। ठीक है, तो ये आपको मादा मालूम होना चाहिए, जगह घेरती। जैसे कि ग्लास में भरा हुआ पानी, तो ग्लास में भरा हुआ पानी क्या है, वो एक मादा है, उसने जगह घेर ली है। खुद ग्लास भी जो है वो एक मादा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर रखे तो उसने ये इतना स्पेस घेर लिया। टेबल रखा हुआ है अगर फ्लोर पर, तो उसने ये स्पेस घेर लिया, तो ये भी क्या है, एक मादा है। ठीक है, तो मादा जो है वो क्या है, जो जगह घेरता है। तो यहाँ पर कीमियाई इम्तिजाज के कवानीन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कीमियाई तामुलात के अंदर क्या होता है, मादों की तरतीब में तब्दीली होती है, मादों की तरतीब में तब्दीली होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो 18वीं और 19वीं सदी के साइंसदानों ने बुनियादी तजुर्बात किया, यानी सिर्फ बेसिक एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया कि क्या ये बात सही है कि कीमियाई तामुलात के दौरान अशिया के अंदर सिर्फ मादों की तरतीब में तब्दीली होती है। तो ये तजुर्बा जो है वो 1818वीं और 19वीं सदी में साइंसदानों ने किया। अब तजुर्बात के लिए उन्होंने इस्तेमाल शुदा जो अशिया है और हासिल शुदा अशिया की बेनुक्स पैमाइश की, यानी उसका मेजरमेंट किया।
हासिलशुदा यानी कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी ये हमारी हो गई यहाँ पर इस्तेमाल शुदा अशिया, यानी इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको इस्तेमाल करके हमको एक हासिल शुदा अशिया मिलेगी, यानी कोई नई चीज़ हमको मिलेगी H2O। तो क्या किया, इन दोनों की जो है वो पैमाइश की, इसका मेजरमेंट किया कि मेजरमेंट दोनों का अच्छी तरीके से किया, ध्यान रखा कि उसमें कोई नुक्स ना हो, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर दो साइंसदान है, तस्वीर इतनी साफ नहीं मिली मुझे, डाल्टन और थॉमसन और रुदरफोर्ड जैसे साइंसदानों ने क्या किया, मादों और जौहरों की तरतीब का मुताला किया। अब यहाँ पे आपको साइंसदान का नाम याद रखना है, डाल्टन, थॉमसन, अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग भी हो सकती है, यहाँ पर पी भी इस्तेमाल करते हैं लिखने में ये लोग, और दूसरा जो है वो रुदरफोर्ड। ये तीन साइंसदानों ने किसकी मालूमात की, ये छोटे क्वेश्चन जो है वो MCQ फॉर्म में आ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो मादों और जौहरों की तरतीब के बारे में इन्होंने मालूमात हासिल की और कीमियाई तामुलात के अंदर क्या उसूल इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी तलाश की उन्होंने, ठीक है। तो डाल्टन के जौहरी नज़रिए और कीमियाई तामुलात के उसूलों की बुनियाद पर, यानी कि जो डाल्टन का जौहरी नज़रिया है, हमने ऊपर पढ़े कि डाल्टन का जौहरी नज़रिया क्या था कि अनासिर के दरमियान जो है वो कीमियाई तामुलात यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है वो क्या बनता है, मुरक्कबात तैयार होते हैं, ठीक है। तो डाल्टन का जौहरी नज़रिया और कीमियाई तामुलात के उसूलों की बुनियाद पर साइंसदानों ने क्या किए, मुख्तलिफ मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से डाल्टन ने अपने बुनियादी जौहरी नज़रिए की मदद से क्या किया, मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते तैयार किए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाए, मुख्तलिफ मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते तैयार किए, यानी कि लिखे, ठीक है। तो यहाँ हम सालमी ज़ाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुलात की जो है वो उसूलों की जांच करेंगे। अब यहाँ पर क्या किया गया, तो कीमियाई तामुलात के उसूलों की जांच की गई। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, NaCl का महलूल लिया और उसमें CaSO4 इसका सफ़ेद रसूब इसके अंदर डाला, ठीक है। इन दोनों को जो है वो, ये दो अलग अलग चीज़ है, ये क्या है, इस्तेमाल शुदा अशिया, ठीक है, इस्तेमाल शुदा यानी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये क्या है यहाँ पर, हासिल शुदा अशिया, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के महलूल में इन्होंने CaSO4 का सफ़ेद रसूब डाला। अब इसका वज़न देखिए और इसका वज़न किया इन्होंने, ठीक है। तो 300.23 ग्राम था। अब बाद में यहाँ पर इसका जब महलूल बन गया, जब महलूल बनने के बाद इन्होंने देखा कि इस महलूल का भी वज़न कितना है, 300.23 ग्राम है, यानी कि इन्होंने कीमियाई तामुलात की जो तजुर्बे के ज़रिए जो मालूमात हासिल की थी, फिर उसको प्रैक्टिकली जो है वो उन्होंने उसकी जांच की कि क्या कीमियाई तामुलात के जो उसूल है वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि जो इस्तेमाल शुदा अशिया है, जब नया कोई शय बनता है, जब मुरक्कबात तैयार होते हैं, तो उसकी जो पैमाइश है या उसका जो वज़न है वो भी क्या होता है, दोनों भी सेम होता है, मसावी होता है, ठीक है। तो इसके बिना पर क्या किया इन्होंने, मादे की बका का कानून तैयार किया, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो यहाँ पर मादे की बका की इसमें मादे की बका का कानून में इन्होंने इस तजुर्बा करने के बाद जो है वो ये कानून बनाया। अब इस कानून की बिना पर जो भी बुनियादी मादे का वज़न होता है, कीमियाई तामुलात के नतीजे में जो तैयार शुदा मादा होता है उसका वज़न यकसा होता है, ठीक है। यानी कि क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इस्तेमाल शुदा, या हम लिखेंगे यहाँ पर बुनियादी मादा। बुनियादी मादे का मतलब होता है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं
बुनियादी मादा और कीमियाई तामुलात होने के बाद, ठीक है, कीमियाई तामुलात होने के बाद जो तैयार शुदा मादा हमको मिलता है वो दोनों का वजन कैसा होता है, यकसा होता है, मसावी होता है, और इसे ही जो है वो मादे की बका का कानून कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1785 में फ्रांसीसी साइंसदान एंटोइन लेउजिए, इनका नाम भी इतना मुश्किल है कि ये प्रोनाउंस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे एंटाइन लिवाजिए। ठीक है, तो ये क्या थे, ये फ्रांसीसी साइंसदान थे और इन्होंने जो है वो तहकीक की और ये नतीजा निकाला कि कीमियाई तामुलात के दौरान मादे के वजन में इजाफा या कमी वाक़ई नहीं होती। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी तहकीक से निकाला कि जब भी कीमियाई अमल होता है तो कीमियाई अमल के वक्त जब नया मुरक्कब तैयार होता है तो उसके वज़न में कोई भी कमी या बेशी नहीं वाक़ई होती। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मादे की बका का कानून। तो हम इसकी तारीफ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी तारीफ आपको ये याद रखनी है, कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया। अब देखिए यहाँ पर तारीफ में एक परफेक्ट उसको नाम दिया गया है, जो हमारा बुनियादी मादा था वो बदल गया आमिल अशिया में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार होने वाला हासिल अशिया, अब यहाँ पर तैयार शुदा मादा किस में बदल गया, हासिल अशिया में, यानी कि प्रोडक्ट्स की जुमला कमियत मसावी होती है, यानी उसका वजन जो है वो मसावी होता है। इसे मादे की बका का कानून कहते हैं। तो बहुत ही आसान तारीफ है, आप इसको याद करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इम्तिहान में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताती चलूँ, आमिल अशिया को हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और एरो के ज़रिए हमको मिलता है यहाँ पर हासिल अशिया, यानी कि कीमियाई तामुलात होने के बाद जो अशिया मिलती है, हमको जो मुरक्कबात मिलते हैं वो हासिल अशिया कहलाती है और हमेशा इसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई आगे की क्लास में भी आपको काम आ जाएगा ये कि आपको कीमियाई मसावात जो है वो लिखने का क्या तरीका है। तो आमिल अशिया हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और हासिल अशिया हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो अगर इसको देखते हुए भी हम तारीफ बनाएं तो हम ये इसको सिर्फ याद रखेंगे तो भी तारीफ लिख सकते हैं कि कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार होने वाले हासिल अशिया की कमियत मसावी होती है। जुमला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या वज़न मसावी होता है, उसे मादे की बका का कानून कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मिसाल ले लीजिए आप, दूध का दही बनना। दूध रहता है, देखो दूध अगर 1 किलो है तो हमारा दही भी कितना होगा, 1 kg होगा। ये एकदम कॉमन सी मिसाल है हमारी डेली लाइफ में से। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि 1 लीटर दूध को हम गर्म करते हैं तो उसमें जब दही जमाते हैं तो उसका वज़न जो है वो मसावी होगा, उसमें कम नहीं होगा। ठीक है, गर्म करने के बाद जो वज़न होगा वही दही का भी वज़न होगा। इसके बाद दूसरी मिसाल हम यहाँ पर ले सकते हैं के कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या है, ये हमारा आमिल अशिया है, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा। और कीमियाई तामुलात के बाद क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या है, हासिल अशिया है। अब इन दोनों का वज़न मसावी होता है, हम कैसे मालूम करेंगे। अब देखो यहाँ पर कार्बन का जो जौहरी वज़न है कितना है, 12 है। ऑक्सीजन का जौहरी वज़न कितना है, 16 है। ये आपको सब याद करना है। और यहाँ O2 है तो इसलिए यहाँ पर इसको इससे ज़र्ब दे देंगे। तो 12 जमा 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए, 44 हो गए। अब यहाँ पर जो हासिल अशिया है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से हम देखेंगे, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 ज़र्ब 2, यहाँ पे 12 और ये 32, 44 हो गए। यानी कि देखो दोनों का वज़न क्या है, मसावी है। इससे भी ये साबित हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है, मादे की बका का कानून है। ये हम आपको
तारीफ जो है वो आसानी से इतना एक्सप्लेन कर दिया कि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, मुस्तकिल तनासुब का कानून, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है मुस्तकिल यानी कि फिक्स, तनासुब का कानून क्या है। तो फ्रांसीसी साइंसदान J.L. प्रोस्ट ने 1794 में मुस्तकिल तनासुब के कानून की बुनियाद रखी। आपको साइंसदान का नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि साइंस में, हिस्ट्री में सवालात जो है वो बीच में से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि मुरक्कबात के मुख्तलिफ नमूनों के बुनियादी अज्जा की कमियत का तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। तो ये इनकी खोज थी और ये मुस्तकिल तनासुब का कानून है कि मुरक्कबात के जो जितने भी नमूने हैं, मुख्तलिफ नमूने की जब बुनियादी अज्जा की उन्होंने जांच की तो उन्होंने पाया कि इनकी कमियत का तनासुब जो है वो हमेशा मुस्तकिल होता है, फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद क्या बनता है, पानी बनता है, H2O बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का जौहरी वज़न 1 है और ऑक्सीजन का जौहरी वज़न कितना है, 8 है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इनका तनासुब कितना है, 1:8, यानी एक तनासुब 8 है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम जांच करें, जब यह पानी हमको हासिल हुआ तो ये हम देखते हैं 3H2O। अब 3H2O है अगर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1 है, यहाँ पर या तो हम इसकी कीमत रखते हैं 3 और H2O क्या है, 1 तनासुब 8 है, तो इसको ज़र्ब करेंगे 3 ज़र्ब 1 निस्बत 3 ज़र्ब 8, तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट में फिर से लिखें तो क्या होगा, ये 1 निस्बत 8 ही होगा। तो अगर इसको भी हम देखें तो इसका भी मतलब क्या हुआ, 1 निस्बत, यानी यहाँ पर अगर हम इसको मसावी करने के लिए यहाँ पर हम 3 लिखते हैं तो भी क्या होगा, इसका जो तनासुब होगा वो मुस्तकिल होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि इसको भी हम शॉर्ट में लिखते हैं तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24। ठीक है, तो इस तरीके से ये साबित किया गया कि मुख्तलिफ नमूनों की बुनियादी अज्जा की जो कमियत है, जो वज़न है, उसका तनासुब हमेशा मुस्तकिल होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इसके बाद में दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे मिला हमको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन कितना है, 12 है और ये कितना है, 16 ज़र्ब 2, ये ऑक्सीजन 16 है और यहाँ ये 2 है, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर इसको हम ज़र्ब करेंगे 2 से, तो 12 ज़र्ब 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया, 44 हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन कितना है, 12 है और ऑक्सीजन कितना है, 32 है, तो 12 निस्बत 32। अब इसको हम अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो 4 तियाँ 12 और 4 अठे 32, यानी कि इसका तनासुब कितना होगा, 3 निस्बत 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों की निस्बत और इसकी निस्बत क्या है, मसावी है। तो इस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं, इसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 है और ये 16 दूनी 32, यानी कि 12 निस्बत 32। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में, तो ये क्या हो गया, 3 निस्बत 8 में हम इसको तब्दील कर सकते हैं, यानी कि अब इसको अगर टोटल कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, 44 ग्राम आ गया, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद, यानी अलग अलग हम देखें तो इसका वज़न कितना है, 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम क्या है, कार्बन है और 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसका वज़नी तनासुब कितना है, 3 निस्बत 8 है, यानी इसको जब हमने इससे कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इसका वज़नी तनासुब कितना हो गया, 3 निस्बत 8। तो ये जो 3 निस्बत 8 है वो 12 निस्बत 32 के बराबर है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मुस्तकिल तनासुब का कानून इससे साबित होता है कि कीमियाई अशिया का तनासुब जो है वो हमेशा मुस्तकिल रहता है, उसमें तब्दीली नहीं होती है।
इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। जौहर क्या है, इसकी जसामत, कमियत और गिरफ्त। ठीक है, तो जौहर किसे कहा जाएगा? जौहर यानी कि सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसके और मजीद हिस्से नहीं किए जा सकते, तो इसे क्या कहेंगे हम? जौहर कहेंगे। इसके और मजीद हिस्से नहीं किए जा सकते या नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें इसके जसामत के बारे में हम बात करें अगर, तो इसकी जसामत जो है वो बराबर होती है किसके? इसके निस्फ कुत्र के। अब किस तरीके से मसावी होती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जौहर की जसामत जो है वो, जौहर की जसामत बराबर होगी जौहर के निस्फ कुत्र के। ठीक है, यानी कि आर के। तो किस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर, तो जौहर के दरमियानी हिस्सा, ये जौहर, इसके दरमियानी हिस्से में क्या पाया जाता है? ये मरकज पाया जाता है। अब मरकज के बैरूनी हिस्सों में, बैरूनी जो ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गर्दिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? मनफी बारदार होते हैं, यानी कि जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं वो मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मरकज़े के अंदर क्या होता है? मस्बत बारदार प्रोटीन और गैर बारदार न्यूट्रॉन बुनियादी ज़रात होते हैं, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस मरकज से जो दायरे तक का फासला है इसे हम क्या कहेंगे? इसका निस्कुत्र कहेंगे। यानी कि जौहर की जब हम ये बनावट देखें अलग से, तो ये मरकज से लेकर दायरे तक का, जो दायरे के यहाँ हिस्से तक का जो फासला है उसे हम क्या कहेंगे? निस्कुत्र कहेंगे। तो ये जब जौहर की जो जसामत है वो इसके निस्फ कुत्र के मसावी होती है। ठीक है, तो ये जो इसका इंतहाई बैरूनी मदार है, वहाँ मरकज से वहाँ तक का जो फासला है वो इसका निस्फ कुत्र है, और ये इसका जो इसका दरमियानी ये फासला है, यही जौहर की जो है वो जसामत होती है। ठीक है, चूँकि ये बहुत छोटी होती है इसलिए इसकी पैमाइश जो है वो नैनोमीटर में की जाती है। तो इसकी पैमाइश की जाती है नैनोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर जौहर की जसामत यानी कि जौहर का निस्फ कुत्र के बराबर होता है वो। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इसके अंदर जौहर के दरमियानी हिस्से में मरकज़ है, और मरकज़ के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बैरूनी हिस्सों में जो है वो गर्दिश करते रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इसकी पैमाइश आपको याद रखना है कि इसकी पैमाइश जो है वो नैनोमीटर होती है। अब यहाँ पर आपके सफ़ा नंबर 48 पे जो है वो एक कॉलम दिया गया है, देखते हैं हम वो। अब देखिए यहाँ पर ये एरिडियम के जौहर का अक्स दिया गया है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये उसकी अक्स निकाली गई है, और सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है वो इसको देखना मुमकिन नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये कॉलम दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस कॉलम का याद रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर इसकी पैमाइश जो है वो नैनोमीटर में की गई है। अब यहाँ पर 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की कुव्वत 9 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? 10 की कुव्वत 9 मीटर, यानी कि 1 बटे ये 9 है, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा? जमा 9 बन गया, और ये मीटर में है। तो इसका मतलब 1 बटे 10 की कुव्वत 9 का मतलब यहाँ पे 9 सिफर होंगे, तो ये 10, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसका मतलब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि ये कितना हो गया? ये 100 करोड़ हो गए। ठीक है, तो ये 100 करोड़ हिस्से, यानी कि 1 नैनोमीटर का मतलब है कि उसके कितने हिस्से किए गए? 100 करोड़, इतने हिस्से हम इसके करेंगे। तो सोचिए आप, कितना बारीक हिस्सा, कितना ज़्यादा छोटा हिस्सा है कि उसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उसके लिए एक स्पेशल जो है वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है।
अब हाइड्रोजन का जो जौहर है वो देखो कितना छोटा है, मीटर में दिया गया 10 की कुवत नफी 10। तो 10 की कुवत नफी 10 का मतलब होता है कि 1000 करोड़ हिस्से करेंगे हम एक जौहर के, हाइड्रोजन के एक जौहर का 1000 करोड़ हिस्सा करेंगे तो वो क्या होगा, एक मतलब नैनोमीटर, ये मीटर में दिया गया है, ठीक है, तो वो नैनोमीटर में तब्दील होगा। इसी तरह से पानी का साल्मा है 10 की कुवत नफी 9। हेमोग्लोबिन यानी हमारा खून, हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है, खून है, उसके अंदर 10 की कुवत नफी 8, यानी कि 10 की कुवत नफी 8 है इसकी, ये भी इसके कितने बारीक हिस्से किए जाएंगे। तो इसलिए इस नैनोमीटर को जो है वो इतने बारीक होते हैं कि इनको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जौहर की जो जसामत है वो किसके बराबर होती है, जौहर के निस्फकुत्र के। और निस्फकुत्र क्या होता है आप ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं, मरकज से दायरे तक का फासला, ठीक है। तो ये इस दरमियानी फासले को हम क्या कहेंगे, जौहर की जसामत कहेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं जौहर की कमियत। तो यहाँ पर हम देखेंगे जौहर की कमियत, ठीक है, मास ऑफ एटम। तो जौहर की कमियत इसके मरकज़े में मौजूद होती है। देखो यहाँ पर ये जौहर है, इसके अंदर जो मरकज़ा है, तो इसकी कमियत यानी कि इसका जो वज़न है इसके मरकज़े में मौजूद होता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताई कि इसके मरकज़े में क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी क्यों कहा गया है कि इसके मरकज़े में इसकी कमियत मौजूद होती है, क्योंकि इसके मरकज़े में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो जौहर के मरकज़ में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसकी कुल तादाद को जो है वो जौहरी कमियती अदद कहा जाता है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तौर पर मरकज़े की बुनियादी ज़र्रात कहा जाता है। और जो प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ है उसके अंदर ये जो मरकज़ा है उसको जो है वो बुनियादी ज़र्रात कहा जाता है, यानी कि ये इसकी मदद से ही जो है वो इसको बुनियाद मानकर जो है इसको ही बुनियादी ज़र्रात कहा जाता है, यानी दोनों के मजमुए को मिलाकर, तो इसे इस मरकज़े को जो है वो इसका बुनियादी ज़र्रा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जौहर की कमियत यानी कि क्या, जौहर की कमियत यानी कि मरकज़े में मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके मजमुए को क्या कहा जाता है, जौहर की कमियत कहा जाता है। अब जौहर की कमियत क्या है, तो जौहर की कमियत यानी कि जो उसके आउटर शेल में, यानी कि ये जो इसके बैरूनी जो इसका खोल है, यानी ये यहाँ पर इस तरीके से, तो इसके बैरूनी खोल में जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वही तादाद जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होती है। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कार्बन, ठीक है। कार्बन का जो जौहरी वज़न है कितना है, 6 है, ठीक है। इसका जौहरी अदद कितना है, 6 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा एक जौहर है, ठीक है, कार्बन का जौहर है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये इसके मदार में गर्दिश कर रहे हैं, 2 3 4 5 और 6। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके मदार पे गर्दिश कर रहे हैं वो जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी उतनी ही होगी, यानी कि अगर ये 6 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, यानी कि P+N बराबर भी कितना होगा, 6 होगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी होगी, 6 होगी। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर यानी कि जौहरी कमियती अदद। तो जौहरी कमियती अदद यानी कि एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, 6 होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जौहर की जो कमियत है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उसकी तादाद कितनी होगी, तो वो जो है वो डिपेंड होगी जौहरी कमियती अदद पर, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इसकी मदार में गर्दिश कर रहे हैं उसकी जितनी तादाद होगी उतनी ही तादाद इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने समझ लिया कि जौहरी कमियत क्या है। अब इसके बाद जौहर जो है वो इंतहाई बहुत ही महीन होता है, बारीक होता है। हमने देखा कि उसको
देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से साइंसदानों ने जो है वो 19वीं सदी में साइंसदानों ने जौहर की जो कमियत मालूम करने का था वो सही तरीके से वो नहीं मालूम कर पा रहे थे, एग्जैक्टली उनको नहीं मालूम हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसको निस्बती कमियत का तस्वुर दिया, यानी अप्रॉक्सीमेटली इतना है, ठीक है। तो निस्बती कमियत का तस्वुर उन्होंने दिया। तो निस्बती कमियत का तस्वुर देने के लिए उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन, चूंकि सबसे हल्का जौहर था हाइड्रोजन, इसकी वजह से इसको क्या किया, इसको इकाई फर्ज किया, यानी कि इसका जौहरी वजन कितना है, जौहरी अदद कितना है, 1 है। तो इसको जो है वो इसके जौहर का नमूना जौहर के तौर पर इंतखाब हुआ, और जिसके मरकज़े में सिर्फ 1 प्रोटॉन है, ऐसे हाइड्रोजन के जौहर की मौजनाती कमियत 1 कबूल की गई, यानी कि इसलिए निस्बती जौहर की जो जौहरी कमियत की कीमत जौहरी कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होगी, ठीक है। इसको ये 1 था, सबसे हल्का था, इसलिए इसके गुना रखा गया, यानी जितना भी होगा इसके गुना होगा, ठीक है। तो इसको जो है वो फर्स्ट समझ लीजिए कि इसको इकाई के तौर पर तस्वुर किया गया कि मान लीजिए कि अगर कार्बन है तो कितना है, 6 है, तो इसके 6 गुना है, तो कितना, 6 × 1 कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से क्या आया जवाब यहाँ पर हमारा। मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पे एक मिसाल दी गई है आपके सफ़ा नंबर 49 पर के कार्बन के जौहर के मुकाबले में हाइड्रोजन के एक जौहर की निस्बती जौहरी कमियत कितनी होगी। तो यहाँ पर इसको निस्बती कमियत तस्वुर किया गया हाइड्रोजन को। अब मिसाल के तौर पर देखो, कार्बन कितना है, 6 है। अब इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद 6 है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश कर रहा है वो कितना है, 6 है, यानी 6 और 6 12। तो इस तरह से इसका एटॉमिक यानी जौहरी कमियती अदद कितना है, 12 है। अब अगर हमको इसकी निस्बती कमियत मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये 12 ज़र्ब 1/12, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 12 और 12 कट गया, 1 आ गया, यानी कि जौहरों की निस्बती जौहरी कमियत की पट्टी पर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन की कमियत अंदाजन जो है वो 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को निस्बती कमियत तस्वुर करके जो है वो ये बनाया गया। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना यहाँ तक ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास नंबर यानी कि जौहरी कमियती अदद जो है वो किस तरीके से मालूम करना है। पेज नंबर 49 पर जो है वो टेबल दिया गया है, वो आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, इसी के अंदर हम देखेंगे दिया हुआ है जसामत हमने देख लिया, कमियत देख लिया, अब हम देखेंगे गिरफ्त। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गिरफ्त किसे कहते हैं ये हमको मालूम होना ज़रूरी है, कैसे निकाला जाता है ये हमको मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो गिरफ्त, इसे इंग्लिश में जो है वो वैलेंसी कहा जाता है, गिरफ्त। तो पहले हम देखेंगे जौहर के अंदर जो है वो खोल होते हैं, ऊपरी खोल। तो ये जौहर का जो खोल है उसके नाम दिए गए हैं, नाम याद रखना है, K, L, M और N, ठीक है। और इस खोल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो फिक्स की गई है, इसके अंदर 2, 8, 18 और 32, ठीक है। पहले खोल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे कम होंगे तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरे खोल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे खोल में 18 होंगे, उससे कम होंगे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा होंगे तो उसको आगे वाले खोल में डालना है। और आखिरी एन खोल में 32, इसके आगे और भी खोल है, लेकिन फ़िलहाल हमारे स्कूल लेवल पर हमको इतने ही खोल याद रखना है, K, L, M और N। जौहर का जो खोल है वो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरीके से दी गई है। अब हम गिरफ्त किसे कहेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का जो जौहरी वज़न है या जौहरी अदद है वो कितना है, 11 है। अब हमको यहाँ पर इसका खोल बनाना है। अब ये हमारा है मरकज़ा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि सोडियम हम लिखेंगे यहाँ पर, जितना
सोडियम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द गर्दिश करनी चाहिए। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो पहला खोल कितना होगा, 2 का, तो ये हमने लिख दिए 2, ठीक है। फिर दूसरा खोल कितना होगा, अब इसमें से हमने 2 हटा लिए, कितना बचा हमारे पास, -2 कर लिए, कितना बचा यहाँ पर हमारे पास 9 बचा। अब इसके दूसरे खोल में कितना लेंगे, दूसरे खोल में 8 है, तो यहाँ से हमने 8 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिए। अब इसमें से हमने 8 ले लिए, कितना बचा, 1 बचा। अब इसके आखिरी आगे वाले खोल में 18 है, लेकिन हमारे पास 1 है, तो जितना है हम उतना लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिरी के खोल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 बचा। अब हमको इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखनी है सोडियम की, तो हम किस तरीके से लिखेंगे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। पहले के खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे खोल में यानी कि आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गई, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब गिरफ्त का क्या मतलब होता है, गिरफ्त यानी कि हम दूसरे जौहर के साथ क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, ठीक है। साझेदारी क्यों की जाती है, अपने आप को मुकम्मल करने के लिए या सामने वाले को मुकम्मल करने के लिए। तो साझेदारी में क्या होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, यानी देना और लेने का काम है। ये साझेदारी जो है वो क्या कहलाती है, गिरफ्त। अब यहाँ पर इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और ये इसके 2 खोल मुकम्मल हो जाएंगे, है ना, 1 2 के और 1 8 के। तो इस तरीके से इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, जो भी इसके सामने इसके साथ मुरक्कब बनाने के लिए हो, ठीक है। तो जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोया, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन ये खो रहा है, ये क्या कहलाती है, इसकी गिरफ्त कहलाती है, ठीक है। तो इसकी गिरफ्त कितनी होगी, 1 होगी। आया समझ में आप लोगों को। मिसाल के तौर पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7, ठीक है। अब देखो 2 8 और 7, इसके आगे के तीसरे खोल में 18 है, लेकिन इसके पास 7 है। अब 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, अब तीसरे खोल में भी कम से कम 8 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 8 मुकम्मल करने, 18 है लेकिन 18 तो पूरा मुकम्मल नहीं कर सकता, तो ये कम से कम 8 मुकम्मल कर लेगा। तो चूंकि इसके पास 7 है, तो ये अपने पूरे 7 इलेक्ट्रॉन क्यों दे किसी को, इससे अच्छा ये किसी से 1 लेकर क्या कर लेगा, अपना 8 मुकम्मल कर लेगा। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिया, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये 8 मुकम्मल हो गया। तो मुकम्मल होने के लिए इसने क्या किया, बाजू वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर भी इसकी गिरफ्त कितनी हो जाएगी, 1 होगी, ठीक है। दोनों में देखो फ़र्क है, यानी कि गिरफ्त का मतलब है कि वो साझेदारी करके अपने आप को मुकम्मल करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और मुकम्मल हो गया, तो इसलिए यहाँ भी इसका गिरफ्त 1 है। यहाँ पर ये 7 है, ज़्यादा है अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, बल्कि वो कम इलेक्ट्रॉन किसी से लेके पूरा हो जाएगा। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, 8 हो गया, यानी कि इसकी भी गिरफ्त कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो दोनों की गिरफ्त कितनी हो गई, 1 हो गई। तो गिरफ्त का मतलब है साझेदारी करके किसी को देना या लेना, तो जितना भी हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं वो उसकी गिरफ्त कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर हम अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो देखने के बाद जो है वो आप लोग पूरा लेसन जो है वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है वो अब हम वीडियो इस तरीके से रोज़ाना अपलोड करेंगे। कुछ वजूहात की बिना पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है वो अब हम वीडियो रोज़ाना अपलोड करेंगे।